नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में संविधान पर आज होगी बहस। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। दिल्ली के 3 स्कूलों में फिर से मिली बम की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा आज 912 केंद्रों पर 4.80 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश के झांसी में एनआईए की टीम पर हमले के मामले में 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां बागपत में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रक चालक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार जारी है। सिंघावली आहिर क्षेत्र सराय बड़ौद रोड पर यह हादसा हुआ है। गुजरात के वलसाड जिला औद्योगिक नगर वापी के बाहरी इलाके में रहने वाले एक मजदूर वर्ग के परिवार की 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता ने वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि आरोपी मुन्ना श्रीवास्तव ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी मुन्ना श्रीवास्तव मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उसने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसमें आरोपी मुन्ना श्रीवास्तव शिकायतकर्ता का दोस्त था और पीड़िता भी आरोपी को चाचा कहकर बुलाती थी। पीड़िता 8 महीने गर्भ से है और पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। ये घटना वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघले के संज्ञान में आई और उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वापी टाउन पोलीस स्टेशनના ચાલી વિસ્તારમાં રહેતા એક ફરિયાદીએ પોતાની સગીર વયની દીકરી સાથે દુષ્કર્મની એક ફરિયાદ આપેલી છે। તારીખ 10મી ડિસેમ્બરના રોજ આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને ગુનો દાખલ કરનારની સાથે થોડાક જ સમયમાં આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। કોણ છે જે આરોપી છે મુન્ના કુમાર સુરેશલાલ શ્રીવાસ્તવ છે। એ ઓરિજિનલી બિહારનો રહેવાસી છે અને થોડા વર્ષોથી અહીંયા આવીને વાપીમાં અલગ અલગ ફેક્ટરીમાં એમાં મજૂરી કામ કરે છે અને આરોપી પોતે પરિણીત છે। એના પોતાના 3 નાના નાના બાળકો છે। આરોપી છે એ જે પીડિતા છે એના પિતાશ્રીની સાથેની મિત્રતા છે અને પીડિતાનું જે ઘર છે અત્યારે એ ઘરની બાજુના જ એક્ઝેક્ટ ઘરમાં એ ઘણા વર્ષોથી રહેતો હતો, એમની સાથે જ રહેતો હતો અને હમણાં ફક્ત મે મહિનાથી જેને ત્યાંથી ઘર ખાલી કર્યું છે। આ સમગ્ર ઘટના જે બહાર આવી છે એ ઘટના જે આ દીકરી છે, નાની દીકરી, એ દીકરીને પેટમાં દુખાવો થતા એને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી હતી અને હોસ્પિટલ લઈ ગયા બાદ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો દ્વારા આપણને જાણવા મળ્યું હતું કે આ દીકરી છે એને ગર્ભ રહી ગયો છે અને એના આધારે દીકરીની પ્રાથમિક પૂછપરછના આધારે જે આરોપી છે એની સાથે જેને દુષ્કર્મ કર્યું છે નામ મળતાની સાથે તાત્કાલિક પોલીસે એને ઉઠાવી લીધો હતો, એની ધરપકડ કરી લીધી હતી અને દીકરીના પિતાની વિધિવત ફરિયાદ દાખલ કરીને બળાત્કારની અને દુષ્કર્મની અને પોક્સોની જે ફરિયાદ છે એ પ્રમાણે ફરિયાદ દાખલ કરીને આરોપીને અટક કરેલી છે। હાલ જે પ્રાથમિક પૂછપરછ થઈ છે એ પ્રમાણે ગયા ચાલુ વર્ષે 2024માં જાન્યુઆરી મહિનાથી એપ્રિલની વચ્ચેના સમયમાં અલગ અલગ સમયે આ આરોપીએ જ્યારે પણ દીકરીના માતા પિતા મજૂરી માટે અથવા કામ માટે જતા હોય ત્યારે એ એકલતાનો ફાયદો ઉઠાવીને બાજુના જ રૂમમાં રહે છે એટલે દીકરી સાથે અવારનવાર શરીર સંબંધ ગુજાર્યો છે અને દીકરીને ગર્ભવતી બનાવી દીધી છે। આરોપી પરિણીત છે અને આરોપીને 3 નાના નાના બાળકો પણ છે। अगली खबर भी गुजरात से है, जहां गांधीनगर स्पेशल विजिलेंस टीम ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए रोका, जो वडगाम और विसनगर की ओर जा रही थी। वडगाम में चालक ने गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया है।
गाड़ी की तलाशी लेने पर टीम ने गाड़ी के अंदर से लगभग 1,40,000 रुपए कीमत की 3100 यूनिट विदेशी शराब बरामद की। ये शराब अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। विजिलेंस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की पहचान के लिए प्रयास जारी है। गुजरात के बनासकांठा जिला खाद्य और औषधि नियामक प्राधिकरण पालनपुर ने वडगाम तालुक स्थित आलिया मिल्क प्रोडक्ट फर्म पर संयुक्त छापा मारा। जांच के दौरान फर्म के मालिक को बिना वैध लाइसेंस के पनीर बनाने के लिए गैर अनुमोदित सामग्री जैसे ताड़ का तेल और नॉन फूड ग्रेड एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। खाद्य विभाग ने फर्म से 694 किलोग्राम लूज पनीर जब्त किए, जिसकी कीमत 1,66,560 थी। इसके अतिरिक्त 103 किलोग्राम पाम ऑयल और 113 किलोग्राम एसिटिक एसिड भी जब्त किया गया। कुल मिलाकर 1,94,418 का सामान जब्त किया गया है। फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां एक आईआईटी की छात्रा ने एसीपी पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा ने एसीपी पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। कलेक्टरगंज एसीपी मोहसिन खान के ऊपर रेप का आरोप लगा है। एसीपी आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी मोहसिन खान को पद से हटाकर लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। पीड़िता की तहरीर पर रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक एसीपी जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। मैडम, ये दोनों दूसरे के संपर्क में कैसे हैं? जो अभी पता चला है, ये छात्रा वहाँ पे आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रही थी और एसीपी भी एक विषय में पीएचडी करने के लिए आईआईटी कानपुर से इस वर्ष जुलाई से जुड़े हुए थे। मैडम, ये एसीपी साहब शादीशुदा हैं, ये कैसे, क्या उनको? जी, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी डिटेल सामने आएंगी वो साझा कर दी जाएंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कालका क्षेत्र के द डिवाइन वंस इन नेचर होटल पर छापा मारा, जहां अवैध कसीनो पार्टी चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ शराब का सेवन और जुआ खेला जा रहा है। छापेमारी के दौरान 22 बोतल अंग्रेजी शराब, 12 गड्डी ताश, 3,69,000 रुपए और 20 वाहन बरामद किए गए। पुलिस ने होटल के मालिक रतन बंसल और अन्य आरोपियों से कसीनो पार्टी और शराब परोसने का लाइसेंस दिखाने को कहा, लेकिन कोई लाइसेंस पेश नहीं किया गया। आरोपियों के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्यवाही में कुल 68 लोग शामिल थे, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के रहने वाले थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर, पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इलीगल तौर पर जो अवैध जुआ खेला जा रहा था, तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे सूचना मिली? कल ये रात को हमारे को सूचना मिली थी। द डिवाइन वंस इन नेचर करके जगह है का बाड़गढ़ में। वहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियाँ, जो एक बड़े लेवल का कैसीनो चल रहा है वहाँ पे, और वो जुआ खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं। तो उसके बाद हमने
अपना वहाँ पे रेड की थी क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ। तो वहाँ से हमने 48 मेल 12 लड़की उनको काबू किया था और 21 गाड़ियां हमने वहाँ से बरामद की थी और मौके से हमारे को 3,69,000 रुपये कैश मिला था और 12 ताश की डिब्बी और 200 गिटिया। तो सर जो ये इन्होंने टेबल लगाए हुए थे, ये ड्रिंक वहाँ पे कर रहे थे और जो लड़के थी वो ताश की जो गड्डियाँ थी उनको सर्कुलेट कर रही थी। उसके बाद हमने पूरा एक नेटवर्क बना के इनको वहां से मौके से काबू किया। तो सर इतने बड़े पैमाने पे इलीगल तौर पे जुआ खेला जा रहा था, तो क्या पहले कभी सूचना नहीं मिली पुलिस को नहीं। या मतलब किस तरह से? कल ही हमारे जैसे संज्ञान में आया तो हमने रात को ही रेडिंग पार्टी तैयार की थी। कल ही हमारे नोटिस में ये चीज आई थी। उससे पहले अभी तक का कोई अभी वैसे हिस्ट्री चेक कर रहे हैं पर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जल कितनी देर से रहा था सर? नहीं, ये पहले कोई मैरिज फंक्शन के लिए या कोई बर्थडे पार्टी के लिए अभी तक जो बात आई है सामने, बाकी अभी उसकी जांच कर रहे हैं। बाकी कल ही हमारे को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो रात को ही हमने रेड की थी। लोग कहाँ के जो शामिल है उसमें लोग? इसके अंदर अलग अलग जगह के लोग हैं जी। इसमें कुछ लोग कुरुक्षेत्र के हैं, करनाल के हैं, दिल्ली के हैं, कुछ जीरकपुर के हैं, खरड़ के हैं, हिमाचल के हैं। जो कैसीनो के मालिक हैं उन्होंने इसके रिलेटेड कुछ बयान दिया है? आपको कुछ जानकारी दी है? अभी वो फरार चल रहे हैं जी मौके से, क्योंकि उन्होंने जो कोई किसी और बंदे को ऑर्गेनाइजर को दिया हुआ था उसको हमने मौके से काबू कर लिया था कल। और हमने जो ओनर है इसके उनके अगेंस्ट भी हमने इस पर कार्रवाई की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो सर इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया तो कितनी टीमें इसमें काम कर रही थी, कौन कौन लोग? इसमें हमारी 3 टीमें थी। एक हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम थी और एक हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम थी, ANC की टीम। अब आगे का क्या प्रोसेस है उनको लेकर कि कब उनको? आगे का प्रोसेस यही है कि आज जिन लोगों को हमने मतलब इनको रात को राउंड अप किया था और गिरफ्तार किया है उसके बाद, और आज हम पेश कर रहे हैं हमको जी। बाकी अभी कुछ लोग मौके से 20 से 25 लोग मतलब सामने आ रही है कि बात की 20 से 25 लोग मौके से भागे हैं। तो आगे जो भी लोग हैं उनको हम इसमें अरेस्ट करेंगे। टोटल कितने मेल और कितने फीमेल थे सर उसको थोड़ा सा? इसमें 48 मेल है और 12 फीमेल है। तो जो आप कह रहे हो 25 से 30 लोग भागे हैं, इसके रिलेटेड कोई कैमरे भी खंगाले जो वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए? हाँ, वो सारी वो हर एंगल पे हम चेक करेंगे जी उसको, क्योंकि रात का टाइम था, काफी लोग थे तो टीम में भी हमारे 25 लोग थे तो फिर बड़ा मामला हो जाता है, नेटवर्क हो जाता है तो टाइम लगता है थोड़ा काम करने में। जुआ खेला जाता है या कोई शारीरिक तरीके से शोषण वगैरह भी कुछ ऐसा कुछ जानकारी? नहीं, शारीरिक तौर की कोई ऐसी बात सामने नहीं। बाकी तो जुआ चल रहा था वहाँ पे, ड्रिंक किए कर रहे थे, डांस वांस था। इस पे इतना भी रेड हुई है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह भी कुछ है कुछ इसके ऊपर कि कुछ छोड़ दिया जाए कुछ इस टाइप से? आमतौर पे ऐसे प्रेशर आते हैं? नहीं, अभी तक हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, नहीं किसी ने अप्रोच किया। जगह का नाम क्या है सर, इसके मालिक और संचालक कौन थे? द डिवाइन वंस इन नेचर करके जगह है जी, ये बाढ़ गोदाम जगह पड़ती है जी कालका एरिया में जी। और ये इसके जो मालिक हैं वो पंचकुला के रहने वाले हैं, रतन बंसल। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? जी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। एक आगे जो मैनेजर था वो मौके से फरार हो गया और जिसको जो ऑर्गेनाइजर था इनमें से एक को हमने काबू कर लिया। 3-4 जो साथ में उसके थे सब ऑर्गेनाइजर वो मौके से भाग गए। तो सर जो ये अवैध शराब थी ये कहाँ से लेके आते थे, कुछ इसकी भी छानबीन की गई है? ये अभी कर रहे हैं जी, इसको भी देख रहे हैं इस एंगल पे भी। शराब विदेशी थी या इंडियन थी? नहीं, इंडियन शराब थी जी। ये ठीक है जी, 22 बोतल थी इसमें शराब थी जी। धन्यवाद। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
ओडिशा के पुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भुवनेश्वर से पुरी पहुंचे। श्री जगन्नाथ मंदिर के समक्ष जिलापाल एसपी पुरी, श्री मंदिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और श्री अंग लगे सेवक मधुसूदन सिंगारी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री को श्री मंदिर के अंदर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कराए गए। दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने के मौके पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों, वन नेशन वन इलेक्शन और दीघा में नए जगन्नाथ मंदिर के निर्माण को लेकर भी अपनी राय साझा की। यहाँ से फेंसिंग वगैरह नहीं, मेरा तो लगता है कि देश में एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। कैसे बने, कब बने, अलग बात है। एक बार एनआरसी टाइप का डॉक्यूमेंट बन जाने से, जैसे कल हमने असम में निर्णय लिया कि असम में किसी को आधार कार्ड चाहिए तो उनका एनआरसी में नाम जरूरत होगा। अगर एनआरसी में नाम नहीं है तो आधार नहीं मिलेगा। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूँ। जैसे कि सर पंजाब में हो या राजस्थान में जहाँ पे फेंसिंग वगैरह किया गया है, पूरा बंगाल में, आसाम में, कहीं पे जहाँ पे भी देखिए फेंसिंग का आप कर सकते हैं, लेकिन असम और बंगाल में कोई सारे जगह पोरास है, मतलब नदी है, जिसका ऊपर फेंसिंग नहीं बन सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से काम हो सकता है। असम और त्रिपुरा में भारत सरकार ने काफ़ी टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया है। बंगाल सरकार का कोऑपरेशन कम है। अगर बंगाल सरकार भी कोऑपरेशन करते हैं तो हम लोग घुसपैठियों को रोक सकता हूँ। कैसा दर्शन रहा? आज सरकार बनने का एग्जैक्टली 6 महीना हुए और मेरा भी आज उड़ीसा में आने का सौभाग्य हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने का सौभाग्य हुए। मैं उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और महाप्रभु का कृपा में जगत में शांति हो, भारत में शांति हो, सब लोग खुश रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। कैसे शांति होगा? बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर आक्रमण हो रहा है, यहाँ पे शांति कैसे आएगा? देखिए ये बहुत ही चिंता का बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये एक प्रकार से जितना बार भी आप निंदा करें कम है। माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन किया जाते हैं ये खाली भारत में ही आपको देखेगा। बाकी जितना भी कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कोई जगह में हिंदू का या उस देश का माइनॉरिटीज का सुरक्षा नहीं है। बहुत जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत दुख की बात है, बड़ी चिंता का बात है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रास्ता से कुछ ना कुछ करेगा और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा के लिए काम करेगा। आपकी सीमा पे बांग्लादेश है? देखिए हमारे सीमा पर बांग्लादेश है। चिंता इसलिए ज़्यादा है, हमेशा चिंता होते हैं। मैं बांग्लादेश का हिंदू जो हमारे हिंदू है प्रार्थना ही कर सकता हूँ, उनका साथ हम लोग खड़ा है। और मैं ये भी निश्चित हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ भेजे थे और मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ कि वहाँ में भी प्रधानमंत्री जी का कूटनैतिक पहलू से जरूर शांति आएगी। सर इसी संकट के टाइम पे अभी विरोधी क्यों चुप है? राहुल गांधी क्यों चुप है? देखिए राहुल गांधी हो या जो कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये कभी हिंदू का पक्ष में है ही नहीं। और यही लोगों का कारण हमारा देश में भी अस्थिरता आते हैं। तो ये लोग कभी हिंदू का नहीं थे
आज भी नहीं है और भविष्य में भी वो लोग हिंदू समाज के लिए काम नहीं करेगा, ये तो पक्का बात है। सर दूसरी बात है सर दूसरी बात है वन नेशन वन इलेक्शन, ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है, और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका तो अभी देखिए हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। सर तो दोबारा आज आप आए थे जगन्नाथ धाम मूल पीठ में, अभी दीघा में जगन्नाथ जी का मंदिर हो रहा है। देखिए जहाँ जगन्नाथ जी विराज करता है वही तो जगन्नाथ का मतलब ये स्थान, और बाकी तो ये तो स्वर्ग है ना, ये तो वैकुंठपुरी है। तो यहाँ जो है यहाँ ही रहेगा, इसका आप कहाँ से आप कहाँ लेके जाएगा? कहाँ, ये तो भगवान खुद यहाँ विराजमान है, ये वैकुंठपुरी है। भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा ये स्वयं विराजमान है। ये मैं असम में जगन्नाथ मंदिर बना सकता हूँ, बहुत बनाता है, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर हम पेरिड होके बनाता हूँ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर तो खुद नहीं जा सकता है ना, ये तो भगवान ने खुद यहाँ आके बैठा हुआ है। अभी नवीन जी भयभीत है क्या बीजेडी? देखिए मेरा लगता है कि अभी बीजेडी का इतिहास खत्म हो गया है। सरकार बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी कम से कम अगले 50 साल के लिए उड़ीसा में है ही, उसका कोई चिंता करने का बात नहीं है। दोबारा सर लौटता हूँ एक क्वेश्चन के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है सर। देखिए घुस के लिए अभी क्या करना चाहिए? देखिए हमारे असम और त्रिपुरा से जो भी घुसपैठी आते हैं हम लोग हर दिन पकड़ता हूँ। आप लोग सुबह सुबह मेरा फेसबुक देखिए, ट्वीट देखिए, 6, 7, 10 को हम लोग हर दिन पकड़ता हूँ। BSF पकड़ते हैं, लेकिन बंगाल में अभी भी इतना, सर उड़ीसा में भी, बंगाल में जब तक रुका नहीं जाएगा तब तक देश में फैलाते जाएगा। तो यहाँ से फेंसिंग वगैरह नहीं, मेरा तो लगता है कि देश में NRC टाइप का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में JMC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कैरियर गाइडेंस मेला बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंख पोर्टल के माध्यम से बच्चों को विभिन्न शिक्षा और रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने करियर के लिए सही दिशा चुन सके। कार्यक्रम में हापुड़ जिला के आसपास के कॉलेज और स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजमेंट ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि बच्चों का समुचित विकास हो और उन्हें दोनों तरफ का ज्ञान मिले ताकि वो भविष्य में रोजगार के अवसरों का सही तरीके से लाभ उठा सकें।
हरियाणा की जिंद में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल ने बताया कि पार्टी में सदस्यता अभियान जारी है और इसके साथ ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। तेजेंद्र ढुल ने कहा कि जल्द ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, जिसके बाद हरियाणा और जिला स्तर पर भी नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। भाजपा की सदस्यता अभियान के तहत मिस कॉल के माध्यम से लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है और अब 2 एजेंसियां इस अभियान के तहत वेरिफिकेशन का काम शुरू करेगी। इस अभियान में अब तक जिंद जिले में 1,40,000 सदस्य बन चुके हैं और पार्टी को सदस्यता अभियान में शानदार सफलता मिली है। डॉक्टर ओपी पहल ने बताया कि अब पार्टी सक्रिय सदस्य बनाने पर जोर देगी, क्योंकि पार्टी के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना सक्रिय सदस्य बने पार्टी में किसी भी स्तर पर पद नहीं हासिल कर सकता। सदस्यता अभियान इस महीने के अंत तक जारी रहेगा और मार्च के अंत तक जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक तो हमारी अभी प्राथमिक सदस्यता भी चल रही है और प्राथमिक सदस्यता के साथ जिस साथी ने 50 मेंबर हमारे बना लिए वो सक्रिय सदस्य बन सकता है। तो आपके माध्यम से मैं ये सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिनके 50 सदस्य पूरे हो चुके हैं वो सक्रिय सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब सक्रिय सदस्य आप बनेंगे उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कोई पद हो या कोई संगठन का पद हो या कोई जिले का पद हो, उसी के बाद आपको मिल पाएगा जब आप सक्रिय सदस्य बनेंगे। ये अभी हमारा जो सदस्य बढ़ाने का अभियान है करीब 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हम इनका सारा डाटाबेस हमारे कंप्यूटर में डलवा के हमने 2 एजेंसियां इसके लिए हायर भी की है, वो सारा इसका रिकॉर्ड एक बार चेक करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हम नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है। अभी ये स्थिति है जो मैं आज आपके सामने इस प्रेस के माध्यम से बात कर रहा हूँ। ये बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों को, क्योंकि 50 साथी बहुत सारे साथियों ने बनाए, लेकिन एक्टिव मेंबरशिप के लिए अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो आज से हमारी एक्टिव मेंबरशिप, जिसको सक्रिय सदस्यता अभियान हम बोलते हैं, वो हमारा शुरू है। जिसके बन चुके हैं 50 साथी वो अपना एक्टिव सदस्य के लिए अप्लाई करें और एक्टिव सदस्य बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी संगठनात्मक पद है या कोई भी लाभ का पद है, उसमें हर स्थिति में उस चीज को कंसीडर किया जाएगा। मेरा इतना सा विषय था आपके माध्यम से। अगर 1 to 1 आप साथ यहाँ फेलियर नहीं हुए, हमने ना कुछ लोग कांग्रेस को और इनेलो के लिए छोड़ दिए, ये फेलियर नहीं है। अगर सारे हम बनाते तो उनके पास क्या था? अगर हम 2.5 लाख का आंकड़ा पूरा करते तो उनके पास कुछ बचता। आप देखना हमारे पास जितने पहले सदस्य थे उससे अलग 2.5 लाख थे ये लोग। अगर हम पूरा आंकड़ा मीट आउट करते तो आप एक बार चेकआउट करो आपके आंकड़ों में, किसी उसके स्टेटिक्स के पास जाइए तो आपको पता लगेगा उनके पास कुछ भी नहीं बचता। कुछ थोड़ा सा तो यारों को ओपोजिशन को दे। भ्रमित नहीं होता राजनीति में, कभी भी कोई किसी को भ्रमित नहीं करता, आदमी खुद भ्रमित होता है। हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे थे। हमारा आंकड़ा है और हम इसको मीट आउट करने के लिए नहीं प्रयास करने लग रहे हैं। अभी कोई डेडलाइन थोड़ी आ गई हमारी, अभी तो महीना 1.5 महीना और चलना है हमारा ये काम। आप इसको मिस कॉल वाले सदस्य तो है। हाँ, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। वो नॉन एक्टिव है। एक मिनट, पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने किया था, हमने सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खोल दिए। कोई भी मिस कॉल करके, यहां से नहीं, इवन अगर ट्रंप साहब भी बनना चाहें तो उनका भी स्वागत है, वो भी बन सकते हैं हमारे पार्टी के सदस्य। या कोई पद अधिकारी बने तो संविधान के अनुसार ही बनाया जाता है। हमारे संविधान में है कि हम मेंबरशिप बनाए। 2 टाइप की मेंबरशिप होती है, एक साधारण मेंबरशिप होती है, एक एक्टिव मेंबरशिप होती है। साधारण मेंबरशिप हमारी अभी 10 तारीख को कल पीछे गई, इसको खत्म हुई और हमारे 1,24,000 वो 40,000 मेंबरशिप हुई है प्राइमरी मेंबरशिप। प्राइमरी मेंबरशिप के बाद जो हमारे कुछ साथी 50 मेंबर एक्टिव बनाने, 50 साधारण सदस्य जो जिसने बना लिए वो एक्टिव मेंबर बनने के लिए 50 मेंबरशिप बनाएगा। तो जिसने 50 पूरी कर ली है अपनी,
वो एक्टिव मेंबरशिप बनेगी और हमारी अब 10 तारीख के बाद एक्टिव मेंबरशिप शुरू होगी है। एक्टिव मेंबरशिप के बाद जितने पदाधिकारी हमारे बनेंगे, तो एक्टिव मेंबर यदि नहीं है, चाहे हमारा वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्यों ना हो, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, प्रदेश का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। हमारी मेंबरशिप अति अनिवार्य है। तो उसके लिए अब हम लास्ट स्तर पर चल रहे हैं। हर 5 साल के बाद हमारी इसी मेंबरशिप के अनुसार पद बांटे जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथों के अध्यक्ष, इसी मेंबरशिप के अनुसार वो बनते हैं। हमारी यह संविधान की धारा 10 में कंप्लीटली क्लियर लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमारी मेंबरशिप होगी है। एक्टिव मेंबरशिप जहां तक मेरा अंदाजा है कि दिसंबर के एंड तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद हमारा यानी कि कुछ संगठन का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शायद हमारे दिसंबर के एंड तक कंप्लीटली तैयार होकर बन जाएंगे। तैयारी उनकी चल रही है। हमारी यानी कि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव तो इस वजह से केवल मात्र हरियाणा, एक स्टेट और 2 स्टेटों के चुनाव बाकी थे। अब वो भी हमारी कंप्लीटली दिसंबर में होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अब जिला अध्यक्ष का चुनाव का मतलब ये नहीं कि मतलब नए सिरे से भी बन सकते हैं और वो भी रह सकते हैं, सब कुछ इसमें इसी में है। यानी कि केवल मात्र मेंबरशिप, और हमारा सारा ही ढांचा मेंबरशिप पे है। बगैर मेंबरशिप कोई भी नहीं बनेगा। हाँ, सरकार अलग चीज है, संगठन अलग चीज है। जो विषय आपने सरकार के तहत कुछ पूछने होते हैं, हमारी सरकार भी बनी हुई है यहाँ, और संगठन के हमारे प्रदेश जिला के अध्यक्ष बैठे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां क्राइम ब्रांच और एनआईए ने आरोपी मुसाइद को गिरफ्तार कर लिया है। छायानगर में छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच और एनआईए ने आरोपी मुसाइद को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान से फोन कॉल के जरिए गुप्त सूचना साझा करने का आरोप लगाया। आरोपी मुसाइद से राजापेट थाने में कड़ी पूछताछ जारी है। और वहीं आपको बता दें कि ओडिशा के भुवनेश्वर में नए बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने खेला बैडमिंटन। ओडिशा में बैडमिंटन स्टेडियम के उद्घाटन का समारोह में कई नेता जुटे हैं। बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्रियों ने बैडमिंटन खेलकर स्टेडियम की सुविधाओं का जायजा लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ।